मेरी बुआ, जिसने 38 लाख युआन कैश देकर मेबैक खरीदी थी, उसने फैमिली ग्रुप में ऐलान कर दिया कि मेरे दूसरे भाई के परिवार की शादी की गाड़ी वही अरेंज करेगी। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं मान भी रहा हूँ या नहीं। मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं सीधा वो गाड़ी लेकर एक सेकंड हैंड लग्जरी कार डीलरशिप पहुँच गया। 23 लाख युआन सीधे मेरे अकाउंट में आ गए। तभी मेरे कजिन का फोन आया। अरे, शादी वाली गाड़ी कहाँ है? कल रिहर्सल के लिए बेचनी है, मतलब दिखानी है, जल्दी भेज। फैमिली ग्रुप तब तक शांत था। फिर मेरी बुआ झांग छुईफेन ने शादी की फोटो डाल दी। उसके नीचे तुरंत बधाइयों और लाल लिफाफों की लाइन लग गई। प्यारे रिश्तेदारों, लिन हाउ की शादी अगले शनिवार है। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लिन हाउ की शादी शान से हो, इसलिए हमने तय किया है कि मेरे दूसरे भाई की मेबैक इस्तेमाल होगी। एक दिन के किराए का 1 लाख युआन लगता है, तो अपना ही घर है, फालतू पैसा क्यों उड़ाना। बच्चों के लिए परफेक्ट रहेगा, हनीमून का पैसा भी बच जाएगा। मैसेज एक के बाद एक आते जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे टैग नहीं किया। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी गाड़ी देना मेरे लिए ठीक भी है या नहीं, जैसे वो कार मेरी थी ही नहीं, जैसे वो लिन परिवार की पब्लिक प्रॉपर्टी हो। वाह, बुआ तो मेबैक में आएंगी, क्या रौब जमेगा। हाँ भाई, दुल्हन वालों की भी इज्जत डबल हो जाएगी। अपना ही परिवार है, ऐसा तो करना ही चाहिए। मेरे पिता लिन जियांगुओ भी बीच में कूद पड़े। छोटे भाई का फर्ज होता है बड़े भाई की शादी में मदद करना। उन्होंने मेरी तरफ से खुद ही हाँ कर दी। पिछले 20 सालों की तरह मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप फोन बंद कर दिया। अगला दिन सोमवार था। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली, बिना किसी को बताए। उस काली मेबैक को सीधे शहर की सबसे बड़ी लग्जरी सेकंड हैंड कार डीलरशिप में ले गया। कार्ड स्वाइप किया, पेपर साइन किए और फिर फोन पर बैंक का मैसेज आया। 23 लाख युआन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। पेमेंट का नोटिफिकेशन आते ही एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने आराम से फोन उठाया। हेलो, अरे लिन चेन, मेरी शादी की गाड़ी कहाँ है? कल वेडिंग कंपनी के साथ रूट की रिहर्सल करनी है, जल्दी कार ऑफिस भेजो और चाबी रिसेप्शन पर छोड़ देना। मैं चुपचाप सुनता रहा। पिछले 20 सालों की सारी घुटन, सारी बेइज्जती उस पल जैसे हवा में उड़ गई। मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। हंस क्यों रहा है? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जल्दी कर, मेरा काम मत बिगाड़। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा। ओह, वो गाड़ी तो बिक गई। फोन के दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। तुमने क्या कहा? मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सीधे फोन काट दिया। अगले ही सेकंड मेरा फोन मिस्ड कॉल्स और वीचैट मैसेज से फट पड़ा। मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, फोन बंद किया और दुनिया एकदम शांत हो गई। मैंने नया सिम कार्ड ले लिया। अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ही मैंने लिन जियांगुओ की कार देख ली। वो सड़क किनारे गाड़ी रोककर गुस्से में मेरी तरफ बढ़े। लिन चेन, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना? मुझ पर फोन काट दिया, ऊपर से फोन भी बंद कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे कंपनी के गेट की तरफ चलता गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहीं रुक जा, लिन जियांगुओ गुस्से में बोले। गाड़ी कहाँ है? तूने सच में बेच दी? बेच दी? तेरे दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरे बड़े भाई की शादी की गाड़ी थी, ऐसे कैसे बेच दी तूने? पूरे लिन परिवार की नाक कटवा दी तूने। मैंने उनकी पकड़ छुड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा। पहली बात, वो मेरा सगा भाई नहीं, कजिन है। दूसरी बात, वो कार मैंने अपने पैसों से कैश में खरीदी थी, मैं उसे जब चाहूँ बेच सकता हूँ। तीसरी बात, मुझे आपकी इज्जत विज्जत की कोई परवाह नहीं। आप लोगों का मेरे प्रति जो रवैया है ना, उसे देखकर तो इंसान का खून जल जाए। ये कैसी बदतमीजी है? मैं तेरा बाप हूँ तो? मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। सिर्फ बाप होने से आपको ये हक नहीं मिल जाता कि मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना बांट दो। तेरी चीजें? लिन जियांगुओ तमतमा गए। जो घर का है वो सब परिवार का है। जब तूने कार खरीदी थी तब परिवार से एक पैसा लगाया था क्या? अब परिवार याद नहीं आ रहा? जो खाता है, जो पहनता है, सब परिवार ने दिया है। इतने साल तुझे पाला पोसा, अब थोड़ा योगदान भी नहीं देगा? मैं हंस पड़ा। योगदान? मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, 6 लाख युआन से ज्यादा घर में दे चुका हूँ। लिन हाउ को घर खरीदने के लिए 2 लाख युआन दिए थे। अब भी आपका एहसान बाकी है क्या? लिन जियांगुओ का चेहरा और काला पड़ गया। तो इतना हिसाब क्यों गिन रहा है? परिवार में कोई इतनी कैलकुलेशन करता है क्या? मैंने ताना मारते हुए कहा। आप लोग हिसाब नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, ठीक है, उन्होंने हाथ हिलाया। मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। तेरे भाई की शादी का क्या होगा? उसे जो करना है करे, वो उसकी शादी है, मेरी नहीं। कैसे नहीं है? सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। ग्रुप में किसने मेरी तरफ से बिना पूछे हाँ बोली थी? किसने फोन करके मुझे नौकरों की तरह ऑर्डर दिया था? किसने मेरी कार को अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया था? वो तेरे बड़े भाई,
बुआ परेशान थी, मैंने बीच में ही काट दिया। तो क्या परेशान होने से किसी को बदतमीज बनने का लाइसेंस मिल जाता है? लिन जियांगुओ ने दांत भींच लिए। तो इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? अब ये सब बोलने से क्या फायदा? जल्दी कोई सॉल्यूशन निकाल। अगर कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो क्यों नहीं है? कार बेचने के पैसे से दूसरी कार किराए पर ले लो। मैंने उन्हें घूर कर देखा तो आखिरकार यही असली मकसद था। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसे मैं पहले ही इन्वेस्ट कर चुका हूँ, निकाल नहीं सकता। लिन जियांगुओ गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाने लगे। तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी और तुरंत चेहरा बदल गया। अभी जो शेर बने हुए थे अगले सेकंड बिल्ली बन गए। हेलो भाभी, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से चीखती हुई आवाज आई। जियांगुओ, अपने बेटे को संभालो, वो पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दुल्हन वालों ने शादी तोड़ने की धमकी दे दी है शादी की गाड़ी की वजह से। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लिन जियांगुओ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो जल्दी जल्दी समझाने लगे, अरे नहीं, मैं अभी शाओ चेन से बात कर रहा हूँ, सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फोन कटते ही उन्होंने सारा गुस्सा फिर मेरी तरफ मोड़ दिया। सुना आपने? तेरे कारण तेरे भाई की शादी टूटने वाली है। अब खुश है तू? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। तो अब क्या करूं? घुटनों पर बैठकर उसकी होने वाली बीवी से माफी मांगू कि प्लीज शादी मत तोड़ो। डैड, मुझे देर हो रही है। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन लिन जियांगुओ ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती फोन मेरे कान पर लगा दिया। तेरी बुआ बात करेगी। मेरे मना करने से पहले ही फोन से झांग छुईफेन की कान फाड़ने वाली आवाज आई। लिन चेन, एहसान फरामोश कमीने, हमारे लिन परिवार ने तुझ जैसे नालायक को कैसे पाल लिया? मैंने फोन थोड़ा दूर कर लिया, आराम से उनकी पूरी गालियां खत्म होने का इंतजार किया, फिर धीरे से बोला, बुआ गालियां खत्म हो गईं? अब पैसे की बात चल ही रही है तो मुझे भी कुछ याद आ गया। 3 साल पहले आपने कहा था कि लिन हाउ बिजनेस कर रहा है और पैसों की कमी है। तब आपने मुझसे 50,000 युआन उधार लिए थे, कहा था 6 महीने में लौटा देंगी, लेकिन अब तो 3.5 साल हो गए। वो पैसे कब वापस करेंगी? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। झांग छुईफेन की सांसें भारी होने लगी। तू बकवास कर रहा है। मैंने तुझसे कब पैसे लिए? मैं हल्का सा हंसा। भूल गई? कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड है। आपने खुद साइन करके उधार की पर्ची भी दी थी, चाहिए तो फोटो भेज दूं। इस बार वो पूरी तरह चुप हो गईं। पास खड़े लिन जियांगुओ भी सन्न रह गए। मैंने फोन वापस उनके हाथ में दे दिया। कर्ज लौटाना तो इंसान का फर्ज होता है। बुआ जब मेरे पैसे लौटा देंगी तब बाकी बातें भी कर लेंगे। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे कंपनी के गेट के अंदर चला गया। उस दिन काम खत्म होने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया। जब अपने अपार्टमेंट पहुंचा तब रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही मैंने कार पार्क की, मुझे फूलों की क्यारी के पास बैठे लिन जियांजुन दिख गए। वो सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखते ही तुरंत खड़े हो गए और सिगरेट जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दी। अभी भी घर लौटना याद है तुझे? चल घर चल, तेरे माँ बाप और तेरी बुआ सब इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरा कोई घर नहीं है, यही मेरा घर है। लिन जियांजुन झल्ला उठे। क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? हर बात इतनी बदसूरत क्यों बना देता है तू? सिर्फ एक कार ही तो थी, अपने भाई को इस्तेमाल करने देता तो क्या चला जाता? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी चीज है, मैं जिसे चाहूँ दूं और जिसे ना चाहूँ वो छू भी नहीं सकता। किसी को दिक्कत है? वो गुस्से से लाल हो गए। अचानक उन्होंने हाथ उठाया जैसे मुझे मारने वाले हो। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। हाथ लगाकर देखिए। मैंने बैग से फोन निकाला, स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। मैं पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाएगी। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी एकदम क्लियर है। आप अभी जो भी करेंगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सोच लीजिए, आपके बेटे की शादी ज्यादा जरूरी है या फिर खुद का पुलिस स्टेशन में बैठना? चॉइस आपकी। लिन जियांजुन का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। तू इतनी हिम्मत करेगा? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ करूँगा। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे हाथ नीचे कर लिया। बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। ठीक है, याद रखना ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं इंतजार करूंगा। मैंने उन्हें गुस्से में जाते हुए देखा, फिर वापस अपने घर आया और दरवाजा लॉक कर लिया। मुझे पता था ये बस शुरुआत है। और सच में 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरे नए फोन पर कॉल आ गई। अनजान नंबर था। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ मेरी माँ लियू गुइलान थी। उनकी आवाज रोने से कांप रही थी। शाओ चेन, तू कहाँ है? जल्दी वापस आ, घर में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तेरी बुआ की वजह से तेरी दादी को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले गए हैं। मेरे दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। इस पूरे परिवार में
अगर कोई सच में मुझसे प्यार करता था तो वो सिर्फ दादी थी। मैंने तुरंत फोन काटा, कार की चाबी उठाई और भागा। पूरा एक्सीलेटर दबाकर मैं शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा पहुंचा। अंदर घुसते ही मैंने उन्हें देख लिया। लिन जियांगुओ, लिन जियांजुन, झांग चुईफेन, लिन हाओ, पूरा परिवार वहीं खड़ा था। लेकिन अजीब बात ये थी, उनके चेहरों पर ना घबराहट थी, ना चिंता। जैसे ही झांग चुईफेन ने मुझे देखा, उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि गुस्सा और चालाकी चमक उठी। मेरा दिल धक से रह गया। अरे वाह, अब मुंह दिखाने की हिम्मत भी आ गई। झांग चुईफेन सबसे पहले मेरी तरफ झपटी। अगर तेरी दादी को कुछ हो गया ना, तो तू हत्यारा कहलाएगा। मैंने उन्हें धक्का देकर हटाया और इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा। तभी लिन जियांगुओ ने मुझे पकड़ लिया। रुक जा, डॉक्टर अंदर हैं। मैंने झटके से पूछा, दादी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? लिन जियांगुओ ने भारी आवाज में कहा, और क्या कहेंगे, सब तेरी वजह से हुआ है। तभी लिन हाओ भी आगे आया। लिन चेन, सुन ले, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मेरी होने वाली बीवी कह रही थी, अगर शादी में कोई दिक्कत आई ना, तो वो रिश्ता तोड़ देगी। अगर दादी को कुछ हुआ तो तू पूरे परिवार का गुनहगार होगा। उसी वक्त बगल वाले वार्ड से एक नर्स बाहर आई। बेड नंबर 12 वाले पेशेंट के घर वाले कौन हैं? पेशेंट का ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, कोई गंभीर बात नहीं है, बस एक रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कृपया यहाँ भीड़ मत लगाइए, बाकी मरीज परेशान हो रहे हैं। मैंने सीधे अपने पिता को धक्का दिया और ऑब्जर्वेशन रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। कांच की खिड़की से मैंने साफ देखा, दादी आराम से बेड पर लेटी थी। हाथ में सिर्फ ग्लूकोज लगी थी। ना कोई इमरजेंसी, ना कोई जान का खतरा। पिछले आधे घंटे से जो डर, जो बेचैनी, जो अपराध बोध मुझे खाए जा रहा था, वो सब अचानक एक घटिया मजाक लगने लगा। मेरे पैरों के तलवों से एक बर्फीली ठंड ऊपर चढ़ी और पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैं धीरे धीरे पलटा। दरवाजे पर खड़े उस तथाकथित परिवार को देखा। उनके चेहरों पर घबराहट और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ये एक जाल था, एक घटिया शर्मनाक जाल। मुझे झुकाने के लिए उन्होंने मेरी सबसे प्यारी दादी तक को इस्तेमाल कर लिया। मेरी नजरें देखते ही मेरे पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। श्याओ चेन, हमें गलत मत समझ, हम बस बहुत घबरा गए थे। हाँ, झांग चुईफेन भी जल्दी से बोली। डॉक्टर ने पहले कहा था हालत बहुत खराब है। हमें क्या पता था? मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या थे? दादी की हालत सच में खराब हो जाए। पूरा परिवार चुप हो गया। मैं एक एक कदम चलते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुझसे पैसे निकलवाने के लिए आप लोग दादी की जान तक को झूठ का हथियार बनाने लगे। सच में आपने हद पार कर दी। मैं हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी, सीधे दिल से निकली हुई। चूंकि आप लोगों को पैसों की बात करना इतना पसंद है, तो चलिए आज ठीक से पैसों की बात कर लेते हैं। मेरे इतना कहते ही पूरे कॉरिडोर का माहौल जम सा गया। लिन जियांगुओ का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल। क्या बकवास कर रहा है तू? हमने कब तेरी दादी को इस्तेमाल किया? हम तो बस घबरा गए थे। झांग चुईफेन भी तुरंत चीख पड़ी। हाँ, चिंता में दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन लिन हाओ, वो ऐसे खड़ा था जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। लिन चेन, बात मत घुमा, अभी सबसे जरूरी मेरी शादी है। वेडिंग कंपनी, होटल, कारों का काफिला, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि तू कार बेचने वाले पैसे निकाले। पहले ये मामला सुलझा, बाकी फैमिली ड्रामा बाद में कर लेना। उसने सीधे मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। चल, पहले पैसे दे। पूरा परिवार एक पल के लिए चुप रह गया। फिर अचानक मैं मुस्कुराया। ठीक है, सब दंग रह गए। लिन हाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे पता था, आखिर परिवार तो परिवार होता है। चलो पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने बैग से फोन निकाला, आराम से कैलकुलेटर खोला, फिर झांग चुईफेन की तरफ देखकर बोला, बुआ, 3 साल पहले, यानी आज से 1277 दिन पहले आपने मुझसे 50,000 युआन उधार लिए थे। 6 महीने में लौटाने की बात हुई थी और सालाना ब्याज 5% तय हुआ था। मैंने स्क्रीन पर नंबर दिखाए। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कुल 63,425 युआन बनते हैं। अभी ट्रांसफर करेंगी या फिर मैं वो उधार वाली रसीद फैमिली ग्रुप में डाल दूं? फिर सब लोग फैसला कर लेंगे। झांग चुईफेन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। तो इतना हिसाब किताब क्यों कर रहा है? इतने से पैसों के लिए मुझे मारना चाहता है क्या? मैं अचानक ऊंची आवाज में बोला, इतने से पैसे? ये पैसे मेरी पहली नौकरी की पहली बचत थे। दिन रात मेहनत करके जोड़े थे मैंने। तब आप रोती हुई मेरे पास आई थी, कह रही थी लिन हाओ का बिजनेस डूब गया, उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। मैंने 1 सेकंड सोचे बिना पैसे दे दिए और आज आपकी नजर में वो बस इतने से पैसे हैं? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। अपने बेटे के लिए सब कुछ खजाना है और दूसरों के बच्चे बस घास फूस। झांग चुईफेन पूरी तरह चुप हो गईं। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी नजर लिन जियांगुओ पर डाली। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गए।
श्याओ चेन, तेरी बुआ का वो मतलब नहीं था। मैंने उन्हें बीच में ही काट दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा था ना मेरा पैसा मतलब परिवार का पैसा, क्योंकि हम परिवार हैं। मैंने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो आज से दादी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सबसे अच्छे केयरटेकर रखूंगा, सबसे अच्छे नर्सिंग होम में रखूंगा। क्योंकि मेरा पैसा परिवार का पैसा है, तो परिवार का पैसा दादी पर खर्च होना चाहिए, सही? मैंने हाथ आगे बढ़ाया। तो अभी के अभी दादी के पहले साल के रहने और मेडिकल खर्च के लिए 2 लाख युआन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या? लिन जियांगुओ और लिन जियांजुन दोनों एक साथ चीख पड़े। 2 लाख युआन? लिन जियांजुन गुस्से से चिल्ला पड़े। तू हमें लूट रहा है क्या? मैं अपनी माँ का खर्च उठा रहा हूँ, ऊपर से तुझे भी पैसे दूं? लिन जियांगुओ की आंखें भी फटी रह गईं। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अरे आपने ही तो कहा था मेरा पैसा मतलब परिवार का पैसा, तो मैं बस आपकी तरफ से आपकी माँ की सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। तू बस बहाने बना रहा है। ठीक है। मैंने फोन जेब में रखा, फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी लिन हाओ दौड़कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लिन चेन, तुझे आखिर चाहिए क्या? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, बुआ के 63,425 युआन और पापा के 2 लाख युआन, कुल 263,425 युआन। कल सुबह 8 बजे तक ये पैसे मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए। उसके बाद ही तुम्हारी शादी की गाड़ी पर बात होगी, वरना भूल जाओ। लिन हाओ गुस्से से कांपने लगा। मैं उसे साइड करके सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पीछे से गालियों और चीखों की आवाजें आती रहीं, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। अगली सुबह जिस ट्रांसफर का वादा था, उसकी जगह मुझे मेरी माँ लियू गुइलान का फोन आया। फोन उठाते ही वो रोने लगी। श्याओ चेन, तू अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तेरे सगे पिता हैं और तेरा भाई शादी कर रहा है। इतनी बड़ी बात है, क्या तू थोड़ा समझौता नहीं कर सकता? मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जब वो रो रो कर थक गईं, तब मैंने शांत आवाज में कहा, माँ, कल अस्पताल में मैंने आपको देखा था। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। आप कॉरिडोर के कोने में छुपी हुई थीं, सबको नाटक करते हुए देख रही थीं, मुझे पागलों की तरह भागते हुए देख रही थीं। आपको सब पता था, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा। मेरी आवाज धीरे धीरे और ठंडी होती गई। माँ, उसी पल से आप मेरी माँ नहीं रहीं। मैंने फोन काट दिया, उनका नंबर ब्लॉक किया, फिर नहा धोकर सीधे अस्पताल चला गया। जब मैं पहुंचा, दादी का चेकअप अभी अभी खत्म हुआ था। वो अकेली अस्पताल के बेड पर बैठी थी। मुझे देखते ही उनकी धुंधली आंखों में हल्की सी चमक आ गई। श्याओ चेन, तू आ गया। मैं जल्दी से उनके पास गया। दादी, अब कैसी तबीयत है? उन्होंने हल्की सांस छोड़ी। मैं ठीक हूँ, सब पता है मुझे। उन लोगों से नाराज मत हो, उस लायक नहीं है वो। मेरी आंखें भर आईं। दादी, आप मेरे साथ चलो, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, फिर तकिए के नीचे हाथ डाला। कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर एक पुरानी जंग लगी चाबी थी और एक पीला पड़ा हुआ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये तेरे दादाजी ने तेरे लिए छोड़ा था। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। दादी धीरे धीरे बोलती रहीं, तेरे दादाजी बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा तू था। उन्हें डर था कि आगे चलकर तुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो पुराना घर तेरे नाम कर दिया था और उसके कागज मुझे संभालने के लिए दिए थे। मैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को खाली नजरों से घूरता रह गया। उस पर मालिक का नाम साफ लिखा था, लिन चेन, और तारीख 15 साल पुरानी। मतलब मेरे पिता, मेरी माँ, चाचा का पूरा परिवार इतने सालों से मेरे ही घर में रह रहे थे, आराम से मेरा खून चूस रहे थे, मेरी चीजों पर कब्जा जमाए बैठे थे। लेकिन किसी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि उस घर का असली मालिक मैं हूँ। मैंने धीरे से सिर उठाकर दादी को देखा। दादी, अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। मैंने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट संभाल कर रख लिया, फिर झुककर उनके माथे को चूमा। आप आराम करो, मैं आपको लेने वापस आऊंगा। जैसे ही मैं वार्ड से बाहर निकला, दोनों परिवार बाहर खड़े मिले, चेहरों पर वही लालच, वही अकड़। झांग छुईफेन ने उंगली मेरी तरफ तान दी। इतना गुस्से में थी कि बोलते वक्त थूक तक उड़ रहा था। लिन चेन, आज मेरे बेटे की शादी है, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो हम तुझ पर केस कर देंगे। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई सर्कस का जोकर देख रहा हूँ। केस? मैं हल्का सा हंसा। बहुत बढ़िया। मैंने बैग से पुराना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाला और उनके सामने खोल दिया। टाइमिंग तो परफेक्ट है, मैं भी आप लोगों पर केस करने ही वाला था। पिछले 15 साल से मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा करने के लिए। अब सब लोग मेरे घर से निकल जाइए, अभी के अभी। मेरी आवाज कॉरिडोर में बम की तरह गूंज गई। सबसे पहले झांग छुईफेन चीखी, ये नकली है, ये प्रॉपर्टी पेपर फेक है। वो मेरे हाथ से कागज छीने झपटी, लेकिन मैं आसानी से पीछे हट गया।
लिन जियांजुन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। सिर्फ शादी की गाड़ी ना देने के लिए तो इतना नीचे गिर जाएगा। लिन हाउ भी पागलों की तरह आगे बढ़ा। वो सर्टिफिकेट छीनकर फाड़ देना चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने सिर्फ ठंडी नजर से लिन जियांगुओ को देखा जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे। डैड, अगर आज आपने इन्हें मुझे या इस प्रॉपर्टी पेपर को छूने दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कल से आप सड़क पर सोएंगे। मैं एक कदम आगे बढ़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके ऑफिस जाऊंगा, सारे रिश्तेदारों के घर जाऊंगा और सबको आराम से बताऊंगा कि आपने अपने मर चुके पिता की प्रॉपर्टी कैसे हड़पी, कैसे आपने बड़े भाई के परिवार के साथ मिलकर 20 साल तक अपने बेटे को एटीएम मशीन बनाकर रखा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधे लिन जियांगुओ के दिल में कील की तरह घुस रहा था। मुझे पकड़ने के लिए बढ़ा, उनका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। सब लोग शांत हो जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, चुप रहो। झांग चुईफेन चीख पड़ी, तू उसे रोक क्यों रहा है? लेकिन लिन जियांगुओ अब पूरी तरह सन्न थे। उनकी आंखें सिर्फ उस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर टिकी थीं, क्योंकि सबसे अच्छे से वही जानते थे कि वो कागज असली है। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, श्याओ चेन, चल घर चलकर बात करते हैं, दादी सुन लेंगी। मैं हंस पड़ा। घर? कौन सा घर? मेरा घर आप लोगों का स्वागत नहीं करता। मैंने सर्टिफिकेट वापस बैग में रखा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, आपके प्यारे बड़े भाई, आपकी प्यारी भाभी, आपका प्यारा भतीजा और मेरी प्यारी माँ 24 घंटे के अंदर मेरे घर से गायब हो जाने चाहिए, वरना अगली बार मैं वकीलों और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आऊंगा और तब चीजें इतनी इज्जत से नहीं होंगी। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस दादी के वार्ड में चला गया, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आज से मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। मेरा घर, मेरा पैसा, सब पर हक सिर्फ मेरा होगा। मैंने दादी को शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। सब अरेंजमेंट करने के बाद जब मैं वार्ड से बाहर निकला तो फोन चेक किया। जैसा उम्मीद थी, दर्जनों मिस्ड कॉल्स, सैकड़ों अनरीड मैसेज। फैमिली ग्रुप तो पूरी तरह फट चुका था। झांग चुईफेन ग्रुप में रो रो कर ड्रामा कर रही थी। रिश्तेदारों, आप लोग ही फैसला करो। सुबह सुबह सिर्फ शादी की गाड़ी ना देने के लिए इसने 20 लाख से ज्यादा की कार बेच दी। अब नकली प्रॉपर्टी पेपर लेकर पूरे परिवार को घर से निकालने पर तुला है। 2 परिवार, 10 से ज्यादा लोग, सबको सड़क पर लाना चाहता है। ऊपर से उल्टा हम पर कीचड़ उछाल रहा है। उनका मैसेज आते ही ग्रुप में रिश्तेदार टूट पड़े। ये लड़का तो हाथ से निकल गया। जियांगुओ, बेटा पाला है या आफत, चाहे कुछ भी हो, बड़ों को घर से निकालना सबसे बड़ा पाप है। एक एक करके सारे चाचा ताऊ, बुआ मौसी कूद पड़े। लेकिन मजेदार बात, एक भी इंसान ने मुझसे सच नहीं पूछा। एक भी इंसान ने ये नहीं पूछा कि मैं इतने साल क्या झेलता रहा। मैं उन ठंडे मैसेजों को देखता रहा। ना गुस्सा आया, ना दुख, बस सुन्नपन। क्या ये लोग सच में मेरे रिश्तेदार थे? कितना घटिया मजाक है। मैंने बहस नहीं की, एक शब्द भी नहीं, बस चुपचाप सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर मैंने ग्रुप में आखिरी मैसेज भेजा, लगता है सबको इस मामले में बहुत दिलचस्पी है, तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पुराने घर में फैमिली मीटिंग होगी। जिस किसी को भी इस मामले पर सवाल है, सब आ सकते हैं। मैं पिछले कई सालों के सारे हिसाब सबके सामने साफ करूंगा। किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना दबाया, सब। कृपया तैयार होकर आइएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। मैसेज भेजने के बाद मैंने सारे पड़ोस और रिश्तेदारों वाले वीचैट ग्रुप छोड़ दिए। दुनिया फिर से शांत हो गई। तभी फोन बजा। माँ, लियू गुइलान। मैं कॉल काटने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उठा लिया। इस बार ना रोना था, ना गालियां। फोन के दूसरी तरफ एक अजीब दबाव भरी खामोशी थी। फिर उनकी कांपती आवाज आई, लिन चेन, घर वापस आजा। तेरे पापा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कह रहे हैं अगर तूने और दबाव डाला तो वो बिल्डिंग से कूद जाएंगे। तेरे चाचा लोग दरवाजा पीट रहे हैं, जल्दी आजा वरना देर हो जाएगी। मैं अस्पताल के सफेद कॉरिडोर में खड़ा था, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ बर्फ जैसी ठंड थी। वही पुराना तरीका, वही पुराना ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, मरने की धमकी। सच में ये लोग कभी निराश नहीं करते। मैं तुरंत वापस नहीं गया। सबसे पहले दादी के डॉक्टर को कॉल किया, फिर एक पुराने नंबर पर मैसेज भेजा, एडवोकेट झांग, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और कर्ज वसूली का केस है, मैं ये केस आपको देना चाहता हूँ। उधर से तुरंत जवाब आया, समझ गया। सब अरेंज करने के बाद ही मैं आराम से टैक्सी लेकर उस तथाकथित घर की तरफ निकला। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही देखा, नीचे लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने ऊपर देखा, बालकनी पर लिन जियांगुओ खड़े थे, आधा शरीर खिड़की से बाहर निकला हुआ, और वो गला फाड़कर चिल्ला रहे थे, मेरे पास जीने के लिए कोई इज्जत नहीं बची। मैंने एक नालायक,
नाफरमान बेटा पैदा किया। ये मुझे मरने पर मजबूर कर रहा है। बालकनी पर खड़े लिन जियांगुओ गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। दोनों तरफ झांग छुईफेन और लियू गुइलान उन्हें पकड़े रोने का ड्रामा कर रही थी। जियांगुओ, ऐसा मत करो। शाओ चेन बस थोड़ी देर के लिए भटक गया है। अरे वाह, मैं नीचे खड़ा ये तमाशा देख रहा था। ऑस्कर अवार्ड भी कम पड़ जाए। मैंने ठंडे चेहरे के साथ फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जैसे ही पड़ोसियों ने मुझे देखा, सब मेरी तरफ भागे। अरे लिन चेन आ गया, जल्दी ऊपर जा, अपने बाप को समझा। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर लिन जियांजुन और लिन हाओ खड़े थे। मुझे देखते ही लिन जियांजुन ने हाथ उठा दिया। हरामखोर। मैं एक कदम पीछे हट गया। ठंडी आवाज में बोला, मारना है? पहले ये सोच लो, पहले आपका हाथ मुझ तक पहुंचेगा या नीचे वाले सिक्योरिटी गार्ड ऊपर पहुंच जाएंगे। उनका हाथ हवा में ही रुक गया। तभी उन्हें मेरे पीछे खड़े 2 यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड दिखे। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने पुलिस को बुलाया है कॉमरेड। मैंने सिक्योरिटी वालों की तरफ देखा। इन्होंने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है और जब मैंने अपना घर वापस मांगा तो ये लोग आत्महत्या की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आया, चेहरा बिल्कुल सख्त। सब लोग हमारे साथ चलिए। लिन जियांजुन और लिन हाओ दोनों के चेहरे देखने लायक थे। बालकनी वाला पूरा ड्रामा 1 सेकंड में बैठ गया। नीचे पुलिस की गाड़ी देखकर लिन जियांगुओ का चेहरा हरा पड़ गया। वो तुरंत बालकनी से वापस अंदर चढ़ आए। जो ट्रेजिक फैमिली ड्रामा होना था, वो अब कॉमेडी शो बन चुका था। झांग छुईफेन का पति उंगली से मेरी तरफ इशारा करने लगी। लिन चेन, तू तो अपने बाप को भी। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर सीधे मेरी माँ लियू गुइलान पर गई। उनका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें इधर उधर भाग रही थीं। मैं धीरे धीरे उनके सामने जाकर रुका, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, माँ, आपका एक्टिंग सेशन खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया हो तो अब मेरी बारी है। तभी मेरा फोन बजा। एडवोकेट झांग। फोन से आवाज आई, मिस्टर लिन, मैं नीचे पहुंच गया हूँ। आपके बताए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन एप्लीकेशन, एनफोर्समेंट फाइल और मिस झांग छुईफेन के खिलाफ डेप्ट कलेक्शन नोटिस। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सामने खड़े लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और ये बस शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद एडवोकेट झांग ऊपर आए। करीब 40 साल के होंगे, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा, एकदम फिट सूट, तेज नजरें, ऐसा प्रेशर कि सामने वाला खुद सीधा खड़ा हो जाए। उनके पीछे 2 असिस्टेंट थे। कॉरिडोर का माहौल तुरंत जम गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर हिलाकर कहा, आप लोगों ने मेहनत की, धन्यवाद। फिर मेरी तरफ इशारा करके बोले, मेरे क्लाइंट मिस्टर लिन चेन इस प्रॉपर्टी के एकमात्र कानूनी मालिक हैं। ये लोग लंबे समय से बिना अनुमति उनकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं और जब मेरे क्लाइंट ने कानूनी रूप से अपनी संपत्ति वापस मांगी तो इन्होंने आत्महत्या की धमकी, पब्लिक ड्रामा और सामाजिक दबाव जैसी हरकतें की, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। हर लाइन के साथ लिन परिवार के चेहरों का रंग उतरता जा रहा था। एडवोकेट झांग ने हल्का सा इशारा किया। उनके असिस्टेंट ने ब्रीफकेस खोला और अंदर से कई फाइलें निकालकर सीधे लिन जियांगुओ, लिन जियांजुन, झांग छुईफेन और लियू गुइलान के हाथ में थमा दी। लिन हाओ को किसी ने कुछ नहीं दिया, जैसे वो इस कहानी में एक्स्ट्रा कलाकार हो। एडवोकेट झांग ने ठंडे स्वर में कहा, पहला, प्रॉपर्टी मामले में आप लोगों को 24 घंटे के अंदर घर खाली करना होगा, अन्यथा कोर्ट जबरदस्ती कार्रवाई करेगा। दूसरा, मिस झांग छुईफेन ने 3 साल पहले 50,000 युआन उधार लिए थे। ब्याज समेत कुल रकम 63,425 युआन बनती है। 48 घंटे के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो फ्रॉड और जानबूझकर कर्ज न चुकाने का केस दर्ज किया जाएगा। तीसरा, एडवोकेट झांग ने अगला डॉक्यूमेंट खोला। हमने पर्सनल सेफ्टी प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी आवेदन कर दिया है। एक बार ऑर्डर मंजूर हो गया तो आप लोग मेरे क्लाइंट और उनकी दादी के पास नहीं आ सकेंगे, ना संपर्क कर सकेंगे, ना किसी भी तरीके से परेशान कर सकेंगे। एडवोकेट झांग की हर बात भारी हथौड़े की तरह गिर रही थी। लिन परिवार के लोग उन पतले कागजों को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते कांपते हैं। सबके चेहरे से रंग उड़ चुका था। सबसे पहले झांग छुईफेन फटी। मैंने पैसे उधार नहीं लिए, ये सब झूठ है। वो पागलों की तरह वकील का नोटिस फाड़ने बढ़ी। एडवोकेट झांग ने चश्मे के पीछे से हल्की नजर उठाई। मिस झांग, कानूनी दस्तावेज फाड़ना न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना माना जाता है और वैसे भी हमारे पास आपका असली हस्तलिखित उधारनामा मौजूद है, साथ ही पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग भी। क्या आप चाहती हैं कि ये सब पुलिस के सामने चलाया जाए? झांग छुईफेन का हाथ वहीं रुक गया। अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर बचा था। लिन जियांगुओ कांपते होंठों से मेरी तरफ देखने लगे। पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस विनती। शाओ चेन,
डैड से गलती हो गई, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम परिवार हैं, अगर तूने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और तेरी माँ? मैंने आखिरकार उनकी तरफ देखा, मेरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। आप लोग कहाँ जाएंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर मेरी नजर लियो गुइलान पर गई, वो पूरी भीड़ के पीछे खड़ी थीं, शुरू से अब तक चुप। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, जिस पल आपने दादी की जान का बहाना बनाकर मुझे अस्पताल बुलाया, जिस पल आपने मुझे छत से कूदने की धमकी देकर मजबूर करना चाहा, जिस पल आपने ये सब देखते हुए भी चुप रहना चुना, उसी पल मैंने अपनी माँ खो दी। लियो गुइलान का पूरा शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। श्याओ चेन, लेकिन मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, अब मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। मैंने शांत आवाज में कहा, एडवोकेट झांग, अब से सब कुछ आपको सौंपता हूँ। जी मिस्टर लिन। मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। पीछे से झांग छुईफेन की चीखें गूंज रही थीं, लिन जियांगुओ की टूटी हुई आवाज, लियो गुइलान का दबा हुआ रोना, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन मैंने उनकी आखिरी पागलपन भरी चाल देखी। मैं ऑफिस पहुंचा ही था, रिसेप्शन पर एंट्री करने वाला था कि बाहर अचानक हंगामा मच गया। झांग छुईफेन और लियो गुइलान सीधे अंदर घुस आईं। झांग छुईफेन के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं की धारें। लियो गुइलान भी थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। दोनों ने सफेद बैनर पकड़ रखे थे, उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बेईमान कंपनी नालायक बेटे को बचा रही है। निर्दयी लिन चेन ने अपने ही माँ बाप को मौत के मुंह में धकेला, ये सरासर अन्याय है। पूरा कंपनी लॉबी एकदम शांत हो गया, सभी सहकर्मियों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। तभी झांग छुईफेन ने गला फाड़कर चिल्लाना शुरू किया, लिन चेन, ओ कमीने, बाहर निकल, तूने पैसों के लिए अपने ही माँ बाप को छोड़ दिया, हमें सड़क पर ला दिया, ऊपर से अपनी दादी को भी छुपा दिया। झांग छुईफेन पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। लियो गुइलान भी आंसू पोंछते हुए बोली, श्याओ चेन, तू ऐसा नहीं कर सकता। तेरे पिता पुलिस स्टेशन से वापस आए हैं, घर आकर एक शब्द नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया। अगर उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो? दोनों की एक्टिंग इतनी ओवर थी कि आसपास खड़े सहकर्मी सच में फुसफुसाने लगे। सबकी नजरें मुझ पर थीं। तभी विभाग का सुपरवाइजर आ गया, उसका चेहरा बेहद खराब था। लिन चेन, ये लोग तुम्हारे परिवार वाले हैं? मैंने शांत होकर सिर हिलाया। सिक्योरिटी को बोलिए इन्हें बाहर निकाले। ये सुनते ही झांग छुईफेन उछल पड़ी, हम नहीं जाएंगे। अगर आज आपकी कंपनी हमें जवाब नहीं देगी तो हम यहीं बैठेंगे। जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? ऐसे आदमी की बनाई चीजों पर कौन भरोसा करेगा? सुपरवाइजर मुझे साइड में ले गया, धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे घर के झगड़ों से मतलब नहीं है। ये कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, अभी के अभी ये तमाशा खत्म करो। एक इंसान की वजह से कंपनी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया, मुझे सस्पेंड करने की तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने मेरा घर छीना, मेरे पैसे छीने और अब मेरी नौकरी भी छीनना चाहते थे। मैंने लॉबी में खड़ी उन दोनों औरतों की तरफ देखा, उनकी आंखों में जहरीली जीत चमक रही थी, लेकिन मैंने बहस नहीं की, बस शांतिपूर्वक अपना बैग उठाया और सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे कंपनी से बाहर निकल गया। पीछे से उनकी जीत वाली हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जंग जीत ली हो। कंपनी गेट से बाहर निकलते ही मैंने एडवोकेट झांग को फोन लगाया, प्लान नंबर 2 शुरू कीजिए। मैं इन लोगों पर मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग करने का केस करना चाहता हूँ, और कुछ मीडिया वालों से भी संपर्क कराइए, मेरे पास सुनाने के लिए बहुत अच्छी कहानी है। फोन करते ही दूसरा कॉल आ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल की हेड नर्स थी, उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मिस्टर लिन, कृपया तुरंत अस्पताल आइए, आपकी दादी, कुछ फैमिली मेंबर्स मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें बहुत भावनात्मक तनाव दिया, जिससे उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और वो बेहोश हो गईं। मेरी उंगलियां फोन पर कस गईं। उन्होंने दादी तक को नहीं छोड़ा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। दादी, उन्होंने सच में दादी पर हाथ डाल दिया। जब मैं अस्पताल पहुंचा, दादी को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। मोटे कांच के पीछे वो शांत लेटी थीं, पूरे शरीर पर पाइप लगे हुए। ईसीजी मशीन पर बस हल्की सी लाइन चल रही थी। उस पल मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। हेड नर्स मेरे पास आई, मिस्टर लिन, अभी उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा है। उन्हें अब पूरी तरह शांति चाहिए। जो मिलने आई थी वो आपकी माँ थी। वो कह रही थी कि आप नालायक हैं और पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बुजुर्ग महिला इतनी गुस्से में आ गई कि बोल तक नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से आंसू पोंछे, फिर ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। दिल फिर से बर्फ हो चुका था। आज के बाद मेरे अलावा कोई भी उनसे नहीं मिलेगा। बाकी लीगल प्रोसेस मेरा वकील संभालेगा। मैंने आखिरी बार कांच के पीछे दादी को देखा, फिर मुड़ गया। अब ना रोना बचा था, ना गुस्सा। दिल के अंदर सिर्फ एक मौत जैसी खामोशी रह गई थी।
कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि दर्द भी महसूस नहीं होता। मैं होटल वापस गया और दादी का दिया हुआ छोटा डिब्बा खोला। उसके अंदर एक छुपा हुआ खांचा था, उसमें एक और छोटी चाबी रखी थी। दादी ने कहा था, अगर कभी वो लोग तुझे पूरी तरह तोड़ दें तो बैंक जाकर तेरे दादाजी का लॉकर खोलना। मैं शहर के पुराने बैंक पहुंचा। 15 साल से बंद पड़े उस लॉकर को खोला। अंदर ना सोना था, ना हीरे, ना गहने, बस एक पुराना पीला पड़ा भूरा कागजी लिफाफा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे दादाजी का छोड़ा हुआ पत्र खोला। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट्स थे और एक हाथ से लिखा हुआ इकबालिया बयान। उस कागज पर खून लगे उंगलियों के निशान तक मौजूद थे। पत्र में दादाजी ने लिखा था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं अपने दोनों बेटों की बुरी आदतें नहीं बदल पाया। वो इकबालिया बयान मेरे बड़े चाचा लिन जियांजुन ने खुद लिखा था। 20 साल पहले उन्होंने फैक्ट्री के 3 लाख युआन गबन किए थे। दादाजी ने वो कर्ज चुकाने के लिए पुश्तैनी घर बेच दिया था और उसी वक्त उनसे ये लिखवाया था। साथ रखे बैंक स्टेटमेंट्स उसी कर्ज की पेमेंट का पक्का सबूत थे। दादाजी ने पत्र में लिखा था, मैं ये राज अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरे बाद तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए मैंने ये तलवार उनके सिर पर छोड़ दी। मैं उस भारी कागज को हाथ में पकड़े बैठा रहा। आंखों से आंसू धुंधला रहे थे। दादाजी धन्यवाद। मैं बैंक से बाहर निकला। धूप इतनी तेज थी कि आंखें चुभने लगीं। मैंने फोन निकाला और लिन जियांगुओ को कॉल किया। फोन उठते ही उनकी चिड़ी हुई आवाज आई, अब क्यों फोन किया? हम पर हंसने के लिए? मैंने शांत स्वर में कहा, कल सुबह 10 बजे अपने बड़े भाई के परिवार और लियू गुइलान को लेकर एडवोकेट झांग के ऑफिस आ जाइए। मैं आप लोगों से आखिरी हिसाब करना चाहता हूँ। उधर से ताना भरी आवाज आई, तू होता कौन है हमें बुलाने वाला? मैं हल्का सा मुस्कुराया, मत आइए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि कल दोपहर तक 20 साल पुराने गबन का ये इकबालिया बयान सिक्योरिटी ब्यूरो और पुरानी फैक्ट्री के रिकॉर्ड में पहुँच जाएगा। फोन के दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर लिन जियांगुओ की घबराई हुई भारी सांसें सुनाई देने लगीं। अगले दिन एडवोकेट झांग का ऑफिस शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर था। जब मैं पहुंचा, पूरी लीगल टीम पहले से तैयार बैठी थी। सुबह ठीक 9:55 पर मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और वो पांचों अंदर आए। लिन जियांगुओ, लियू गुइलान, लिन जियांजुन, झांग छुईफेन, लिन हाओ। लिन जियांगुओ का चेहरा बिल्कुल राख जैसा हो चुका था। आंखें मुझसे मिलने से बच रही थीं। लियू गुइलान की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। झांग छुईफेन अब भी जहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी, लेकिन लिन जियांजुन, उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। आंखों में साफ डर था। सिर्फ लिन हाओ ही अभी तक कुछ नहीं समझ पा रहा था। सब मेरे सामने बैठ गए, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कमरे का माहौल ऐसा था जैसे हवा भी जम गई हो। सुबह ठीक 10 बजे एडवोकेट झांग ने हल्का सा गला साफ किया। सभी लोग ध्यान दें, आज आपको यहाँ कुछ पुराने मामलों का अंतिम और कानूनी निपटारा करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट ने एक फाइल निकालकर सीधे लिन जियांजुन के सामने रख दी। एडवोकेट झांग ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर लिन जियांजुन, ये डॉक्यूमेंट आपको पहचान में आ रहा होगा, है ना? फाइल देखते ही लिन जियांजुन का पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। झांग छुईफेन अचानक चीख पड़ी, ये सब नकली है। सुबह सुबह तुम लोगों ने कोई घटिया चाल चली है। एडवोकेट झांग बस हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग चला दी। स्पीकर से दादाजी की भारी आवाज गूंज उठी, लिन जियांजुन, घुटनों पर बैठ। 3 लाख, पूरे 3 लाख युआन। क्या तू चाहता है पूरा परिवार तेरे साथ बर्बाद हो जाए? कबूलनामा लिख। फिर दादाजी की आवाज और ठंडी हो गई, ये उंगली का निशान तेरे सिर पर लटकती तलवार रहेगा। अगर तूने परिवार में किसी को तंग किया, खासकर शाओ चेन को, तो कब्र से निकलकर भी तुझे वहीं भेजूंगा जहां तेरा असली ठिकाना है। रिकॉर्डिंग में लिन जियांजुन की दबे हुए रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरा मीटिंग रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। लिन जियांजुन कुर्सी से फिसलकर सीधे जमीन पर गिर पड़े, चेहरा सफेद, कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए। शाओ चेन, चाचा से गलती हो गई, मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। ना खुशी थी, ना संतोष, बस बहुत गहरी थकान। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एडवोकेट झांग को इशारा किया। उन्होंने दूसरी फाइल खोल दी। चूंकि अब सारे तथ्य साफ हैं, तो अब समझौते की शर्तों पर बात करते हैं। उनकी आवाज साफ, ठंडी और बेहद सख्त थी। पहली शर्त, आज शाम 6 बजे तक प्रॉपर्टी पूरी तरह खाली की जाएगी। कोई भी निजी सामान अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। 6 बजे के बाद ताले बदल दिए जाएंगे। अंदर बची हुई किसी भी चीज को कचरा माना जाएगा। अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई तो ट्रेसपासिंग का केस दर्ज होगा। झांग छुईफेन अचानक सिर उठाकर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लिन जियांजुन ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। अब उनमें चीखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एडवोकेट झांग ने अगला पन्ना पलटा। दूसरी शर्त,
कर्ज मिस झांग छुईफेन पर 63,425 युआन बकाया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में लिन चेन ने कुल 6,30,000 युआन ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख युआन लिन हाओ के घर खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए। कानूनी रूप से इसे अनुचित लाभ माना जाएगा और पूरी रकम वापस करनी होगी। क्या? लिन जियांगुओ और लिन हाओ एक साथ चीख पड़े। वो मेरे बेटे की तरफ से दिया गया पैसा था, वो तो बाप को दिया गया तोहफा था। एडवोकेट झांग ने चश्मा ऊपर किया। हमारे पास 5 साल की कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट लॉग्स मौजूद हैं। हर पेमेंट इमोशनल ब्लैकमेल, रोने धोने और मानसिक दबाव के तहत करवाई गई थी। अगर अनुचित लाभ पर कोई आपत्ति है तो कोर्ट में आराम से चर्चा कर लेंगे। लिन जियांगुओ का चेहरा पूरी तरह बुझ गया। अब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। एडवोकेट झांग आगे बोले, दोनों कर्ज मिलाकर कुल 263,425 युआन बनते हैं। आज शाम 6 बजे तक पैसे अकाउंट में होने चाहिए, वरना फ्रॉड और अनुचित लाभ दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज होगा। फिर उनकी नजर लियू गुइलान पर गई। वो कांपते हुए सिर झुका चुकी थी। अगला पार्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात देखो, मैं हो चुका हूँ डिमोटिवेट। लास्ट 3 वीडियोस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। एक वीडियो को एडिट करने में मुझे 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। अब मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। मिस लियू गुइलान दादी की खराब तबीयत जानते हुए भी जानबूझकर उनसे मिलने गईं और मानसिक रूप से उकसाया, जिसके कारण बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर हुई और वो बेहोश हो गई। ये गंभीर मानसिक और शारीरिक क्षति की श्रेणी में आता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तीसरी शर्त, सभी लोग स्वेच्छा से दादी की गार्जियनशिप, देखभाल और मुलाकात के सभी अधिकार छोड़ेंगे। आज के बाद दादी से जुड़ा हर फैसला सिर्फ मिस्टर लिन चेन लेंगे। एडवोकेट झांग ने आखिरी फाइल उठाई। चौथी शर्त, प्रतिष्ठा हानि। कल कंपनी में बैनर लेकर रोना धोना करने की वजह से मिस्टर लिन चेन को सस्पेंड किया गया और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसलिए मिस झांग छुईफेन और मिस लियू गुइलान कल दोपहर से पहले कंपनी जाकर सभी कर्मचारियों के सामने सार्वजनिक माफीनामा पढ़ेंगी, सच्चाई साफ करेंगी और कंपनी मैनेजमेंट से लिखित समझौता लेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानहानि और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का केस दर्ज होगा। फिर कोर्ट में मिलते हैं। आखिर में एडवोकेट झांग ने आखिरी दस्तावेज बंद किया। 5वीं शर्त, उन्होंने मेज पर एक एग्रीमेंट रखा, सभी पारिवारिक रिश्तों का कानूनी अंत। आज के बाद आप लोगों का मिस्टर लिन चेन से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिंदगी, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, शादी या अंतिम संस्कार, किसी भी चीज से आप लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। ये एग्रीमेंट 5 कॉपी में तैयार किया गया है, नोटरी ऑफिस से प्रमाणित होगा और तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। एडवोकेट झांग ने सबकी तरफ देखा। आप लोगों के पास सोचने के लिए 10 मिनट है। मानना है या कोर्ट में मिलना है, फैसला आपका। उन्होंने खास तौर पर लिन जियांजुन की तरफ देखा। और हाँ, अगर समझौता नहीं हुआ तो वो पुराना इकबालिया बयान सही जगह पहुंच जाएगा। मीटिंग रूम में फिर वही भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी गुजर रही हो। सबसे पहले लिन जियांजुन उठे। उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने पेन उठाया और हवा में सूखे पत्ते की तरह कांपते हाथों से एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। फिर उंगली का निशान जोर से लगा दिया। साइन करते ही वो कुर्सी पर धम्म से गिर पड़े, जैसे शरीर से पूरी ताकत निकल गई हो। पहला इंसान टूट चुका था। फिर दूसरी बारी आई। झांग छुईफेन ने दांत भींचे। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी साइन कर दिया। फिर लिन जियांगुओ की बारी आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मेरी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। आखिर उन्होंने सिर झुका लिया और साइन कर दिया। सबसे आखिर में लियू गुइलान बची। उन्होंने पेन उठाया। आंसू सफेद कागज पर टपक रहे थे। साइन करने से पहले उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी नजर इतनी जटिल थी कि मैं समझ ही नहीं पाया उसमें पछतावा ज्यादा था या दर्द। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस साइन कर दिया। अब सिर्फ लिन हाओ बचा था। वो कुर्सी पर अकड़कर बैठा रहा, चेहरा गुस्से से लाल। मैं साइन नहीं करूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। लिन चेन, इतना खुश मत हो, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। एडवोकेट झांग ने बिना भाव बदले जवाब दिया। मिस्टर लिन हाओ, आप साइन करें या ना करें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके माता पिता पहले ही बाकी सारे मामलों पर सहमति दे चुके हैं। उन्होंने मेज पर रखा रिकॉर्डर उठाया और अभी आपने जो धमकी दी वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आपने मेरे क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यही रिकॉर्डिंग आपके खिलाफ सबूत बनेगी। लिन हाओ का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल, लेकिन इस बार कोई भी उसकी तरफ से खड़ा नहीं हुआ। उसने गुस्से में कुर्सी को लात मारी और बिना पीछे देखे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से लागू हो चुका था। लिन परिवार के लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। सबके चेहरे टूटे हुए थे। जब वो मेरे पास से गुजरे, किसी ने मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की।
जो लोग कभी मेरे अपने थे आज वही सबसे अजनबी बन चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठा बाहर ऊंची इमारतों को देखता रहा। मैं ये जंग जीत चुका था, लेकिन दिल में जीत की खुशी जरा भी नहीं थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक का मैसेज आया, 263,425 युआन आपके अकाउंट में जमा किए गए। मैं धीरे से खड़ा हुआ। जाने ही वाला था कि एडवोकेट झांग ने आवाज दी, मिस्टर लिन। अभी नीचे लिन हाउ किसी से झगड़ रहा था। लगता है सामने वाला कर्ज वसूलने आया था। कृपया सावधान रहिएगा। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला। धूप आंखों में चुभ रही थी। तभी एक काली वैन अचानक चीखती हुई ब्रेक लगाकर मेरे सामने आकर रुकी। वैन का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर से कई टैटू वाले हट्टे कट्टे आदमी कूदकर बाहर आए। सबसे आगे एक गंजा आदमी था, चेहरे पर पुराने घावों के निशान, और उसके हाथ में कोई था। लिन हाओ। उसका चेहरा सूजा हुआ था, मुंह के कोने से खून बह रहा था। गंजा आदमी उसे ऐसे पकड़े था जैसे कोई मुर्गी पकड़ रखी हो। मुझे देखते ही लिन हाओ की आंखों में पागलपन और जहर भर गया। वो रहा, वो मेरा भाई है। उसने अभी अपनी कार 28 लाख में बेची है। उससे पैसे लो, उसके पास बहुत पैसा है। गंजे आदमी ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी चमगादड़ जैसी आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक नापने लगी। फिर वो हंसा, पीले दांत पूरे बाहर आ गए। ओहो, तेरे भाई पर हमारा 5 लाख का जुए का कर्ज है। तू भर देगा या इसका एक पैर तोड़ दें? उसकी आवाज बर्फ में डूबे जहर जैसी थी। एडवोकेट झांग कुछ बोलते उससे पहले ही मैं आगे बढ़ गया। सीधे गंजे आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। मैंने पहले उस गंजे आदमी को देखा, फिर जमीन पर पड़े कुत्ते जैसे लिन हाओ को, और हल्का सा मुस्कुराया। अभी आपने कहा भाई का कर्ज भाई चुकाता है। मेरी आवाज शांत थी, एकदम ठहरे हुए पानी जैसी। लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। एक पल के लिए पूरा माहौल जम गया। लिन हाओ ने झटके से सिर उठाया। लिन चेन, मैं तेरा सगा भाई हूँ। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा, वैसे जैसे कोई कूड़े के ढेर को देखता है। अच्छा, 1 घंटे पहले इसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर हमने रिश्ता खत्म करने वाले कागजों पर साइन किए हैं। वकील मौजूद था, नोटरी मौजूद थी। कानूनी तौर पर तू, तेरे माँ बाप और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरा भाई नहीं और मैं तेरा भाई नहीं। तू जिए या मरे, तेरा हाथ टूटे या पैर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लिन हाओ पूरा कांपने लगा। तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? हम परिवार हैं। परिवार? मैं हंसा, लेकिन वो हंसी आंसुओं से भी ज्यादा ठंडी थी। जब तुम लोगों ने दादी को आईसीयू पहुंचाया था, तब परिवार याद था? जब तुमने मेरी कंपनी के नीचे बैनर लगाकर मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, तब परिवार याद था? 20 साल तक मेरा खून चूसते रहे, मुझे एटीएम मशीन समझते रहे, तब परिवार याद था? मैं हर शब्द के साथ उसकी तरफ एक कदम बढ़ता गया। मेरी आवाज और ठंडी होती गई, मेरी आंखें और तेज। लिन हाओ, तुम लोगों ने ही मुझे ये बनाया है, एक ऐसा इंसान जो रिश्तों पर भरोसा नहीं करता, जिसके अंदर दिल नहीं बचा। तो अब मैं तुम्हारे जैसे अजनबी पर दया क्यों करूं? लिन हाओ के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसकी आवाज तक बंद हो गई। गंजा आदमी भी थोड़ा भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगा। ओए लड़के, मेरे साथ दिमाग मत खेल। खून का रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होता। आज पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। और अगर ना दूं? गंजे आदमी ने पीछे से स्टील पाइप निकाला, हाथ में घुमाते हुए बोला, तो इसका एक पैर तोड़ देंगे। ये सुनते ही लिन हाओ डर के मारे कांप गया, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी गीली हो गई। भैया, भैया बचा लो, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं आपका नौकर बन जाऊंगा। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सिर्फ गंजे आदमी को देखा, फिर शांत आवाज में कहा, कर दो। पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। गंजे आदमी का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या कहा तूने? मैंने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, जैसे मौसम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, कर दो। इस पर 5 लाख का कर्ज है ना? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, एक पैर तोड़ दो, 2.5 लाख बराबर। एक हाथ भी तोड़ दो, बाकी 2.5 लाख। पूरा हिसाब क्लियर। मैंने गंजे आदमी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, ठंडी, खतरनाक, जैसे शैतान हंस रहा हो। गंजे आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक गाली देकर बोला, साला, ये तो हमसे भी ज्यादा पागल निकला। लिन हाओ पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और निराशा थी। तू शैतान है, तुझे इसका फल मिलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस गंजे आदमी को घूरता रहा। क्या हुआ? हाथ क्यों नहीं उठा रहे? या फिर तुम लोग सिर्फ डराने का काम करते हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। अभी चले जाओ तो मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगर मुझे छुआ भी। मैंने एडवोकेट झांग का कार्ड निकाला, तो ये कार्ड तुम्हारे काम आएगा। जानबूझकर हमला और गैंग क्राइम, सीधे 8 से 10 साल अंदर। अब खुद सोच लो, 5 लाख ज्यादा जरूरी है या जिंदगी के 10 साल? गंजे आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने जोर से स्टील पाइप जमीन पर पटका। छी,
आज तो अशुभ दिन है। फिर उसने लिन हाउ को गर्दन से पकड़ लिया। चल, तेरे माँ बाप के घर चलते हैं। लिन हाउ तुरंत बिजली के खंभे से चिपक गया। नहीं, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। वो पुराना घर बेचेंगे तो कम से कम 30 लाख मिलेंगे। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो घर मेरे दादाजी ने मेरे और दादी के लिए छोड़ा था। उस पर नजर डालने की कोशिश भी मत करना। गंजा आदमी पलटा। तो फिर क्या करें? तेरे भाई का कर्ज कैसे निकले? मैंने साफ साफ कहा, वो मेरा भाई नहीं है। फिर मेरी नजर लिन हाउ पर गई। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ, इससे खुद पैसे निकलवाओ। गंजा आदमी हंसा। इस कंगाल से? कैसे? मैंने धीरे से कहा, शादी के वक्त इसकी बीवी ने 3 लाख युआन मांगे थे ना, दहेज, कार, सब कुछ उसी के नाम है। सही? ये सुनते ही लिन हाउ का चेहरा राख जैसा हो गया। तू क्या करना चाहता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चुन ले, तेरी बीवी अपने प्रीमैरिज पैसे देकर तुझे बचाए, या तेरे माँ बाप घर बेचकर सड़क पर आ जाए, या फिर ये लोग तेरे हाथ पैर तोड़ दें। चॉइस तेरी है। इतना कहकर मैं मुड़ा। चलते हैं, एडवोकेट झांग। पीछे से लिन हाउ की दिल फाड़ देने वाली चीखें आ रही थीं और गंजे आदमी की शैतानी हंसी। ओहो, प्रीमैरिज प्रॉपर्टी, मजेदार। चल, तेरी बीवी से बात करते हैं। और वहीं पूरा तमाशा खत्म हो गया। मैं कार में बैठ गया। खिड़की के बाहर पीछे छूटती सड़कें देखता रहा। दिल में कोई भावना नहीं थी। लिन हाउ की शादी खत्म हो चुकी थी। लिन जियांगवो और बाकी लोग घर खोने के बाद कर्ज वालों से भागते फिरेंगे। उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे नरक बन जाएगी। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई। ये बस कर्मों का हिसाब था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे सुपरवाइजर का मैसेज था। लिन चेन, कल से नॉर्मल ड्यूटी पर आ जाना। तुम्हारे परिवार ने लिखित माफीनामा दे दिया है। मैंने वो मैसेज कुछ सेकंड तक देखा, फिर चुपचाप डिलीट कर दिया और सिर्फ एक लाइन रिप्लाई की, अब उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने उस पुराने घर को, जिसमें 20 साल से ज्यादा की तकलीफें दबी हुई थीं, सीधे एक प्रॉपर्टी एजेंसी के हवाले कर दिया। अगले ही दिन वो घर 27 लाख युआन में बिक गया। पैसे सीधे मेरे अकाउंट में आ गए। अब रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं कंपनी गया रेजिग्नेशन देने। सुपरवाइजर ने मुझे रोकने की कोशिश की। लिन चेन, इतनी जल्दी फैसला मत लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। सहकर्मी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ को दया थी, कुछ को जिज्ञासा, कुछ को डर। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। जिस पल मैं कंपनी के गेट से बाहर निकला, मैंने सबके कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। फिर मैं अस्पताल गया। दादी अब आईसीयू से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। मुझे देखते ही उनकी धुंधली आंखों में चमक आ गई। शाओ चेन, मैंने उनका गर्म हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैं उन्हें शहर के दूसरी तरफ एक शांत और अच्छे इलाके में ले गया। मैंने वहाँ एक खूबसूरत 2 कमरे का फ्लैट किराए पर लिया था। दादी, अब से यही हमारा घर है। यहाँ शांति है, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने एक केयरटेकर भी रख लिया है। दिन में वो आपके साथ रहेगी और मैं अब घर से काम करूँगा, हर दिन आपके साथ। उस रात मैंने अपना फोन निकाला और एक पुराना राइटर अकाउंट खोला, जिसे मैंने बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने खाली डॉक्यूमेंट में पहली लाइन टाइप की, ये कहानी एक नए जन्म की है और इस कहानी का हीरो भी लिन चेन ही है। खिड़की के बाहर से हल्की हवा अंदर आई। उसमें नई शुरुआत की खुशबू थी और उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरी नई जिंदगी अब शुरू हुई है। समय सबसे बड़ा मरहम होता है। दादी की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती गई। मेरी लिखी हुई कहानी ऑनलाइन सीरियलाइज होने लगी। फिर एक पब्लिशिंग कंपनी ने उसे नोटिस किया और मुझे फिजिकल बुक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एक दिन एडवोकेट झांग का फोन आया। मिस्टर लिन, बधाई हो, आप पूरी तरह अपने अतीत से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे सब बताया। दोनों परिवार अब एक छोटे से किराए के कमरे में ठूसे हुए थे। हर दिन लड़ाई, हर दिन गालियाँ। झांग छुईफेन और लियू गुइलान तो मोहल्ले में बाल पकड़कर लड़ पड़ी थीं। पूरा इलाका तमाशा देख रहा था। लोग उंगली दिखाकर बातें कर रहे थे। लिन जियांगुओ शराब पीकर सीढ़ियों से गिर गए थे। उनकी टांग टूट गई। अब लियू गुइलान उन्हें व्हील चेयर में अस्पताल घुमाती फिरती थी और बदले में रोज गालियाँ सुनती थी। लिन हाउ की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। बच्चा भी ले गई, कार भी, और 3 लाख युआन के शादी वाले पैसे भी। लिन हाउ कर्ज वालों से बचता फिर रहा था। कई दिनों तक छुप कर रहा। जो लोग कभी मेरा खून चूसते थे, अब खुद एक दूसरे को नोच रहे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद एडवोकेट झांग। फोन कटने के बाद मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे थे। हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। धूप बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में ना खुशी थी, ना दया, बस एक गहरी शांति, जैसे मैं किसी दूर की कहानी सुन रहा हूँ, जिसका अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं बचा। वो लोग, वो रिश्ते, वो सारी घटनाएं
सच में खत्म हो चुकी थीं। पतझड़ आया, फिर सर्दी आ गई और शहर में पहली बर्फ गिरी। मैं दादी के साथ पार्क में बर्फ देख रहा था। हम घर लौटने ही वाले थे कि दूर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। लियू गुइलान, मेरी माँ। उन्होंने पुरानी फीकी रजाई वाली जैकेट पहन रखी थी। बाल लगभग सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, पीठ पर एक बड़ा सा बुना हुआ थैला लटका था और वो कूड़ेदान में प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रही थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। दादी ने भी उन्हें देख लिया। शायद उन्हें मेरे देखने का एहसास हो गया था। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। हमारी नजरें मिली और अगले ही पल उनके चेहरे पर सदमा, डर और शर्म फैल गई। उन्होंने जल्दी से बोतलें पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में सारी बोतलें नीचे गिर गईं। खट 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 आवाज बर्फीली सड़क पर गूंज गई। वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गईं, जैसे समझ ही ना पा रही हों क्या करें। मैं शांत रहा, बस दादी का हाथ पकड़ा और मुड़कर चलने लगा। श्याओ चेन। पीछे से टूटी हुई भारी आवाज आई। उन्होंने आखिर हिम्मत जुटाकर मुझे पुकारा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लड़खड़ाते कदमों से हमारी तरफ आईं, हमसे 3 कदम दूर रुक गईं। मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई उन्हें। बस दादी को देखते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बस आपको देखना चाहती थी। दादी ने हल्की सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने उनकी तरफ देखा। चेहरे पर पछतावा था, दर्द था। हाँ, अब उन्हें सच में पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था। मैंने वॉलेट निकाला, करीब 2000 युआन निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो जड़ हो गईं। मैंने उनकी आंखों में देखकर एक एक शब्द साफ कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आप मेरी माँ नहीं रही। जिस दिन आपने दादी की जान को दाव पर लगाया था, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने पैसे उनके हाथ में थमा दिए। ये पैसे आपके लिए नहीं है, ये उस गरीब औरत के लिए है जो इस ठंडी हवा में बोतलें बटोर रही है। इन्हें रखिए, एक गरम कोट खरीद लीजिए, ढंग का खाना खा लीजिए और फिर हमें भूल जाइए, क्योंकि हम तो आपको बहुत पहले भूल चुके हैं। मैंने आखिरी बार कहा, हमारी शांत जिंदगी में दोबारा मत आइए। फिर मैं दादी का हाथ पकड़कर बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे से उनकी दबे हुए रोने की आवाज बर्फीली हवा में टूटकर बिखर रही थी। दादी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर मेरी तरफ देखकर धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। श्याओ चेन, सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। बाहर की बर्फ, ठंडी हवा और मेरा मरा हुआ अतीत सब उस दरवाजे के बाहर छूट गया। अगले साल बसंत में मेरी पहली फिजिकल किताब न्यू लाइफ आधिकारिक तौर पर रिलीज हुई और पहले ही दिन बेस्ट सेलर लिस्ट में पहुंच गई। पब्लिशर ने मेरे लिए एक छोटा बुक साइनिंग इवेंट रखा। उस दिन धूप बहुत खूबसूरत थी। मैं साइनिंग टेबल पर बैठा था, सामने लंबी लाइन लगी हुई थी और अचानक मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया। मैंने ये कहानी किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं लिखी थी, ना किसी की सहानुभूति पाने के लिए। मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहता था जो मेरी तरह मुश्किलों में फंसे हुए हैं, कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर किया जा सकता है तो वो सिर्फ खुद पर है। बुक साइनिंग खत्म होने के बाद मैं अपने नए घर लौटा। दरवाजा खुलते ही खाने की खुशबू आई। दादी सोफे पर बैठी थी, नाक पर रीडिंग ग्लासेस, हाथ में मेरी नई किताब। वो पूरे ध्यान से पढ़ रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने किताब नीचे रखी और गर्व से मुस्कुरा दी। मेरा श्याओ चेन अब बड़ा लेखक बन गया है। मैं जाकर दादी के पास बैठ गया। दादी, मैं बस कहानियाँ लिखता हूँ, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हूँ। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने बहुत संभालकर किताब बंद की और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। तुम्हारी कहानियाँ लोगों को ताकत देती हैं, उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। हमने साथ में रात का खाना खाया। खाना खाते खाते दादी अचानक बोली, श्याओ चेन, जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाए ना, तो मुझे समुद्र दिखाने ले चलना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में असली समुद्र कभी नहीं देखा। मैं मुस्कुराया। ठीक है, अगले महीने चलते हैं। उस रात काम खत्म करने के बाद मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था, जैसे जमीन पर तारों की नदी बह रही हो। तभी फोन बजा। उधर से उत्साहित आवाज आई, टीचर लिन चेन, आपकी नई किताब के फिल्म राइट्स एक टॉप कंपनी ने खरीद लिए हैं। आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर सिर उठाकर गहरे नीले आसमान को देखने लगा। उस पल मुझे सच में एहसास हुआ, मेरी असली जिंदगी, लिन चेन की जिंदगी, आज से शुरू हुई है। अब आसमान खुला है, समुद्र विशाल है और मैं आखिरकार आजाद हूँ। देखो, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि इस बंदे ने अपनी माँ के साथ गलत किया है। तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।